A very warm welcome to my YouTube channel Let's Know Law. Myself मनिंदरजीत कुरबोपर है। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे कि पहली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 3 के बारे में बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के बारे में, जिसमें ऑल फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे वो डिस्क्राइब किए गए हैं। और आज मैं आर्टिकल 12 के बारे में बताऊंगी, जो फर्स्ट आर्टिकल है पार्ट 3 का। जैसे कि हम पहले ही थोड़ी सी इंट्रोडक्शन उस लास्ट वीडियो में ले चुके थे कि आर्टिकल 12 डील करता है स्टेट के डेफिनेशन के बारे में, और आज मैं यही डिस्कस करूंगी कि इन डिटेल स्टेट की कौन कौन सी जो थिंग्स हैं वो स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं और उन पर जो जब फंडामेंटल राइट का जो पार्ट 3 है वो एप्लीकेबल होता है, और कौन कौन सी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन से उनके करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए और कौन कौन से फीचर्स हैं जो किसी गवर्निंग बॉडी को स्टेट की डेफिनेशन में ले आते हैं। आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग स्टेट का मतलब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द बोथ पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, दैट मीन्स लोअर एंड अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। thirdly द गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट। fourthly हर स्टेट का लेजिस्लेचर, चाहे वो सिंगल लेजिस्लेचर है चाहे बाइकैमरल है। एंड फोर्थली अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 जितनी भी लोकल अथॉरिटीज हैं वो सभी स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं। एंड फिफ्थली देयर इज अ वर्ड अदर अथॉरिटीज। इसमें सिर्फ एक वर्ड ऐड किया गया है अदर अथॉरिटीज का, और अदर अथॉरिटीज में क्या क्या होगा इसको समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट आई हैं हमारे सामने, जिन्होंने अदर अथॉरिटीज़ के जो नेचर है उसे डिफाइन करने की कोशिश की है और उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। तो आज इस वीडियो में हम 1 बाय 1 सभी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आर्टिकल 12 डील करता है स्टेट की डेफिनेशन के साथ। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो बनने से पहले हर आर्टिकल पर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी असेंबली थी वहाँ पर जो मेंबर्स थे उनके बीच डिस्कशन होती थी कि ये जो आर्टिकल है कितना सही है और इसमें क्या कौन कौन से बदलाव चाहिए, दैट मीन्स अमेंडमेंट कोई चाहिए नहीं चाहिए, ये इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होना चाहिए कि नहीं। तो ऐसे ही जब ये आर्टिकल, अब तो इसे हम बोल देते हैं आर्टिकल नंबर 12 ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, बट ड्यूरिंग ड्राफ्ट जब पेश किया गया था तो इस आर्टिकल को आर्टिकल 7 नंबर दिया गया था। और इस आर्टिकल पर, दैट मीन्स जो अभी हमारा 12 आर्टिकल है, उस समय ड्राफ्ट का आर्टिकल 7 था। इस पर डिबेट हुई थी 25 नवंबर 1948 को, और इसे ही एक फर्स्ट आर्टिकल माना गया था पार्ट 3 का, जिसमें फंडामेंटल राइट्स जो थे वो लाए गए थे। तो यहाँ पर जो मेंबर्स थे उस समय के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने कहा था कि इस आर्टिकल की जो वर्डिंग है बहुत वेग है और सब कुछ उन्होंने अमेंडमेंट्स इसमें लाने चाहिए थे। इस पर डिबेट के दौरान एक मेंबर जो था उसने जो वर्ड अदर अथॉरिटी था उस पर अपना कंसर्न जताया था कि इससे तो हर ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट जो एजेंसी है, ऑफिसर है, वो स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आ जाएगी। किसी और जो मेंबर था उन्होंने बोला
कि it was inappropriate to district boards and municipalities as the state। उन्होंने बोला कि स्टेट की डेफिनेशंस में हम जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स लाना चाह रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटीज लाना चाहते हैं, ये इनएप्रोप्रिएट थिंग है। ये तो थी मेंबर्स की राय इस आर्टिकल के बारे में। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन थे, उन्होंने क्लैरिफाई किया यहाँ पर कि अदर अथॉरिटी वर्ड्स मतलब the power to make laws or the power to have discretion vested in it। That means उन्होंने बोला चेयरपर्सन ने ड्राफ्टिंग कमेटी के कि अदर अथॉरिटीज की डेफिनेशन में वो सारी गवर्नमेंट एजेंसीज आएंगी, जहाँ ऑफिसेज आएंगे जिनको पावर होगी लॉ बनाने की, और जिनके पास पावर होगी इस रिगार्डिंग डिस्क्रिशनरी डिसीजन लेने के लिए। तो यहाँ पर ही फर्दर स्टेटेड दैट इट मीन्स जो हमारा चेयरमैन था ड्राफ्टिंग कमेटी का, उन्होंने कहा इट वुड बी कम्बरसम टू लिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑन होम पार्ट 3 was binding, so the term state was useful in this regard। So इस असेंबली में हमें ये आर्टिकल जो था वो अडॉप्ट कर दिया गया था विद जस्ट वन अमेंडमेंट ऑन 25 नवंबर 1948। तो ये तो सारी थी डिबेट समरी के उस समय बनने के दौरान उन्होंने कौन कौन से कंसर्न जो थे वो सामने लाए थे। इसके बाद जैसे कि बहुत सारे पार्ट्स तो हमने पहले ही हमें बताया कि स्टेट की डेफिनेशन में सेंट्रल लेवल का जो गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल लेवल की पार्लियामेंट लेजिस्लेचर है वो दोनों तो आ ही जाते हैं। इसी तरह से स्टेट के लेवल पर जो गवर्नमेंट है लेजिस्लेचर है वो भी आ जाता है। और यहाँ पर दो वर्ड जो थे वो जो बाद में एंड में ऐड किए गए हैं इसकी डेफिनेशन में, लोकल एंड अदर अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज भी जो थी वो इजी टू अंडरस्टैंड थी, बट जो वर्ड था अदर अथॉरिटीज, इसको सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम जजमेंट के द्वारा डिफाइन करने की कोशिश की थी। तो एक केस था यहाँ पर RD शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जस्टिस जो थे PN भगवती, उन्होंने 5 पॉइंट्स जो थे मेंशन किए थे to understand if the body in news is instrumental to be called as a state under Article 12 or not। That means कोई भी बॉडी है उसे हम स्टेट की इंस्ट्रूमेंटलिटी कहेंगे कि नहीं, उसे स्टेट के दर्जा देंगे कि नहीं। तो आपको पहले ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ये जो बॉडी है ये 5 पॉइंट्स पर जो 5 पॉइंट्स हैं उन्हें सेटिस्फाइड कर पाती है कि नहीं। तो उनके अकॉर्डिंग RD शेट्टी केस में फर्स्ट जो पॉइंट था जो हमने डिटरमाइन करना था वो था कि एक बॉडी को स्टेट कहा जा सकता है इफ वो सारी की सारी जो कैपिटल है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हेल्ड किया जाता है। सेकेंडली, वो जो बॉडी है गवर्नमेंटल जो फंक्शन है वो परफॉर्म करती है। थर्डली, उस बॉडी पर एब्सोल्यूट जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का है। और फोर्थली, उस अथॉरिटी के पास एलिमेंट है कमांड का या अथॉरिटी का। एंड फिफ्थली, वो जो बॉडी है वो परफॉर्म कर रही है पब्लिक सर्विस। तो ये तो थे 5 पॉइंट्स जिनकी मदद के साथ वो बताना चाहते थे कि कौन सी जो बॉडी है वो स्टेट की डेफिनेशन में आ सकती है। तो यहाँ पर एक और केस दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिसे हम कहते हैं मस्तान साहिब वर्सेस चीफ कमिश्नर। तो यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया था कि टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर द पर्पसेस ऑफ आर्टिकल 12 मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 1 क्लॉज 3। तो आगे एक केस आया था उजाम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो यहाँ पर अथॉरिटी का मीनिंग उन्होंने बताने की कोशिश की और कहा था authority means a person or body exercising power or having a legal right to command
and be obeyed. An authority is a group of person with official responsibility for a particular area of activity and having a moral or legal rights or ability to control other. तो आगे यहाँ पर जो टर्म थी लोकल अथॉरिटी, तो हम कहेंगे कि द टर्म लोकल अथॉरिटी इंक्लूड्स दीज थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू एंट्री 5 ऑफ द लिस्ट सेकंड ऑफ सेवंथ शेड्यूल की जो एंट्री 5 थी लिस्ट सेकंड की, उसमें लोकल गवर्नमेंट जो थी उसमें आती थी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, माइनिंग सेटलमेंट अथॉरिटीज एंड अदर लोकल अथॉरिटी, जिनका पर्पस होगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का. तो लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन जो हमने ली है 7th शेड्यूल की लिस्ट सेकंड में एंट्री 5 से. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि वेदर विलेज पंचायत इज इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ लोकल अथॉरिटी. तो यहाँ पर एक केस आया था अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें कहा गया था द टर्म लोकल अथॉरिटी ऑल्सो इंक्लूड द टर्म विलेज पंचायत. तो सो विलेज पंचायत का जो कंसेप्ट है वो भी आर्टिकल 12 के अंडर स्टेट ही कहा जाएगा. आगे हम बात करेंगे टेस्ट टू डिटरमाइन लोकल अथॉरिटी. कौन कौन सा टेस्ट है जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ये जो बॉडी है वो लोकल अथॉरिटी के अंडर आएगी अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो यहाँ पर एक केस था मोहम्मद यासीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी. तो सुप्रीम कोर्ट ने करेक्टराइज किया था लोकल अथॉरिटी वर्ड को और उन्होंने बोला था कि ये जो 7 पॉइंट्स है वो फुलफिल होंगे तो वो लोकल अथॉरिटी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, that body must have a separate legal existence as a corporate body. Secondly, not be a mere government agency but must be legally an independent entity. Thirdly, function in a defined area. Fourthly, be wholly or partly, directly or indirectly elected by the inhabitants of the area. Fifthly, enjoy a certain degree of autonomy, that means complete or partial. Sixthly, be entrusted by statute with such governmental functions and duties as are usually entrusted to locally, that is like health, education, water, town planning, markets, transportations, etc. And seventhly and lastly, have the power to raise funds for the furtherance of its activities and fulfillment of its objectives by laying taxes, rates, charges और fees. अगर ये सारी 7 conditions fulfill हो रही हैं और इनमें से कोई भी एक भी fulfill हो रही है तो वो जो बॉडी है उसे हम लोकल अथॉरिटी का दर्जा देंगे फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 12 इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आगे हम बात करेंगे कौन कौन सी बॉडीज जो हैं उन्हें हम स्टैट्यूटरी बॉडी का और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज का दर्जा देंगे. स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज एग्जांपल जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल. एंड इन द scope of non-statutory authorities, example Central Bureau of Investigation, Central Vigilance Commission, लोकपाल एंड लोकयुक्ता. तो ये तो थे सारे स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की लिस्ट. आगे हम बात करेंगे एक और न्यू जजमेंट के बारे में. तो जैसे कि हमने पहले ही आर्टिकल 12 में पढ़ा है, एग्जीक्यूटिव को भी इन्होंने पार्ट कह दिया स्टेट का, लेजिस्लेचर को भी बोल दिया, और जो हमारा इंडिया में थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है दैट इज जुडिशरी. वेदर जुडिशरी इज आल्सो अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12. तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया इन सो मेनी केसेस. तो पहली बार इसका केस आया था रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा केस. सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया कि फंडामेंटल राइट्स जो थे
जो हैं कैन नॉट बी वायलेटेड बाय एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड ऑल्सो दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस डू नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ 12। पहली बात उन्होंने क्या कहा यहाँ पर कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं कर सकती, बट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 12 का जो स्कोप है उसमें स्टेट नहीं कहाई जा सकती। सेकेंडली, इन द केस ऑफ नरेश श्रीधर मिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र EIR 1967, a 9-judge bench of the Supreme Court held that a judicial decision pronounced by a judge of competent jurisdiction in or in relation to a matter brought before him for adjudication cannot affect the fundamental rights of the citizens, since what the judicial decision purports to do is to decide the controversy between the parties brought before the court and nothing more. Therefore, such a judicial decision cannot be challenged under Article 13. That means इस केस में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम जो कोर्ट है, इवन कोई भी जुडिशियल बॉडी है, वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती, बट ये एज अ स्टेट आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में और उसके स्कोप में नहीं आएगी। दैट मीन्स जो जुडिशरी है वो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन पूरी नहीं करती। तो यहाँ पर आगे जो कुछ और जजमेंट आई थी अदर अथॉरिटीज़ के बारे में, जैसे कि उजान बाई वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो आर्टिकल 12 है वो वाइंड अप करता है द लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज़ जो अदर अथॉरिटीज़ की डेफिनेशन में आती है, और अदर अथॉरिटी जो विद इन इंडिया की टेरिटरी में आती हैं, विच कैन नॉट बी रीड एज of or as a same kind with either the government or the legislature or local authorities. तो एक और केस आया था इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। द मद्रास हाई कोर्ट इवॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टम जनरिस। तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल दिया गया था एडजस्टम जनरिस का, जिसे हम बोलते हैं ऑफ द सेम काइंड ऑफ और ऑफ द लाइक नेचर, सेम। It means that only those authorities are covered under the expression other authorities which perform governmental or sovereign functions. Further, it cannot include person, natural or juristic, for example, unaided university. तो यहाँ पर other authorities की definition को define करने के लिए उन्होंने बोल दिया यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई केस में कि जो भी अथॉरिटीज़ जो एडजस्टम जनरिस रखेंगी, सेम चीज़ों से लाइक नेचर की रखे होंगी, वो सारी की सारी जो परफॉर्म करते हैं गवर्नमेंटल या सॉवरन फंक्शंस, तो वो सारी अथॉरिटीज़ अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में आएंगे अंडर 12 ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आगे हम बात करेंगे एक और केस की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अंडर आर्टिकल 12 में, और इस केस का नाम था राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अदर अथॉरिटीज वुड इंक्लूड ऑल अथॉरिटीज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन or statute on whom powers are conferred by law. Such authority need not be engaged in performing governmental or sovereign function. जैसे कि हम पहले बोला था कि उन्होंने कहा था कि नहीं गवर्नमेंट और सॉवरन फंक्शन परफॉर्म करना ज़रूरी है, बट राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस में उन्होंने बोल दिया कि ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंटल और सॉवरन फंक्शन परफॉर्म ही करे। The court emphasized that it is immaterial that the power conferred on the body is of commercial nature or नॉट। सो यहाँ पर इस केस के द्वारा उन्होंने उसका जो नेचर था वो वाइड कर दिया। एक और केस है जिसे हम बोलते हैं सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम 1975। द सुप्रीम कोर्ट followed the test laid down in electricity board Rajasthan case by 4-1 majority, held that Oil and Natural Gas Commission, Life Insurance Corporation, and the Industrial Finance Corporation are authorities within the meaning of Article 12 of the Constitution, and therefore they are state. The effect of these decisions was that the authorities not created by the Constitution or by statute could not be state within the meaning of Article 12 of the Constitution. So in the airport authority case,
The court has held that if a body is an agency or instrumentality of the government, it may be an authority within the meaning of Article 12, whether it is a statutory corporation or government company or even a registered society. तो यहाँ पर बोला गया था एयरपोर्ट अथॉरिटी केस में कि एक बॉडी जो एज एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी गवर्नमेंट का फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो उसे हम अथॉरिटी ही कहेंगे, चाहे वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी है और चाहे वो रजिस्टर्ड सोसाइटी है। अकॉर्डिंगली इट वाज हेल्ड दैट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी जो थी विच हैड बीन क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो भी स्टेट की डेफिनेशन में अंडर आर्टिकल 12 आएगी ही। बट यहाँ पर इस केस में एक और चीज बोली थी कि कौन सी टेस्ट है जिससे ये डिटरमाइन किया जाएगा कि ये जो बॉडी है एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटलिटी है गवर्नमेंट की। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टेस्ट जो लेट डाउन किए थे इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए। तो फर्स्ट टेस्ट था financial resources of the state is the chief funding source, that is the entire share capital of the corporation is held by the government. Secondly, existence of deep and pervasive state control. Thirdly, functional character being governmental in a sense, that is the function of the corporation are of public importance and closely related to the governmental functions. Fourthly, if a department of government is transferred to a corporation. Fifthly, if the corporation enjoys monopoly status which is state conferred on state protected. So ये तो थे सारे टेस्ट। आगे हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट केस की और इसका नाम था अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सोसाइटी है रजिस्टर्ड अंडर द जेके सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898 इज एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट एंड हैंस अ स्टेट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12। तो इस केस में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ला दिया था कि जो सोसाइटी है रजिस्टर्ड सोसाइटी है वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आती है। So यहाँ पर in view of these elements, the society is an instrumentality of the state or the central government and it is therefore an authority within the meaning of Article 12. The test is not as to how the juristic person is created but why it has been brought into existence is there. So this was the very important case under Article 12 to define the concept of state. सो आगे एक और केस के बारे में हम बात करेंगे और इसका नाम है मनमोहन सिंह जैतला वर्सेस कमिश्नर यूनियन। सो यहाँ पर टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ द कोर्ट फॉलोइंग अजय हसिया केस हेल्ड दैट एन एडेड स्कूल which received the governmental grant of 90% was an authority within the meaning of Article 12। तो यहाँ पर बोला गया कि कोई भी एडेड स्कूल जिसको 90% जो गवर्नमेंटल एड मिल रही है उसे भी हम जो है अथॉरिटी की डेफिनेशन में लाएंगे अंडर आर्टिकल 12। सिमिलरली इन्होंने इस केस में कहा कि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है एंड द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, ये सारे के सारे स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे अंडर 12 अंडर द कंसेप्ट ऑफ अदर अथॉरिटीज एज द इंस्ट्रूमेंटलिटीज ऑफ द स्टेट। आगे केस है टेकराज वसंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट it has been held that the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies, a society registered under the Society Registration Act 1860, is not a state within the meaning of Article 12. The Institute of Constitutional and Parliament Studies is neither an agency nor an instrumentality of the state. It is a voluntary organization and the object of the society is not related to government business. In the functioning of the society, the government does not have deep and pervasive control. तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट थी कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट स्टडी की उसको उन्होंने स्टेट की डेफिनेशन से निकाल दिया।
एक और केस था चंद्रा मोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी। यहाँ पर हेल्ड किया गया था कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट मीन्स एनसीईआरटी, is not a state within the meaning of Article 12 of the Constitution. तो एक और केस है जी बसी रेड्डी वर्सेस इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट. It has been held that the International Crop Research Institute is an international organization and has been set up as non-profit research and training center, is not a state within the meaning of Article 12 of the Constitution of India. तो आगे केस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का ये केस था. तो इसमें द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन which was raised before the court was whether a private corporation fell in the ambit of Article 12. Although the question whether a private corporation fell within the ambit of Article 12 was not finally decided by the court, बट इट स्ट्रेस द नीड टू डू सो इन द फ्यूचर. यहाँ पर उन्होंने ये तो बताया नहीं कि प्राइवेट कॉर्पोरेशन जो है वो आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में आती है कि नहीं, बट उन्होंने स्ट्रेस देकर कहा था कि इसको हमें फ्यूचर में जरूर डिसाइड करना चाहिए. तो आगे केस था सितंबला शर्मा वर्सेस सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का केस 2011 का. तो यहाँ पर unaided majority schools over which the government has no administrative control due to their authority under Article 30 Clause 1 of the Constitution are not state within the meaning of Article 12 of the Constitution. So जो BCCI है वो भी स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आती अंडर आर्टिकल 12. Furthermore, in the case of JP Unikrishnan versus State of AP, the court held that private education institutions cannot be allowed to violate Article 14 as they are performing a public function of imparting education. It is very important for the judiciary to enlarge the scope of Article 12 for essential public function like education. In Pradeep Kumar Biswas versus Indian Institute of Chemical Biology and others, the Supreme Court said that the test formulated in Ajay Hasia are not rigid set of principles. The court held that the cumulative effect of all the tests will be considered to find out whether the body is financially, functionally, and administratively dominated by or under the control of the government. In Zee Telefilms Limited versus Union of India, the court excluded the Board of Control for Cricket in India from the purview of article. That means कोर्ट ने बोला था कि जो BCCI है वो आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में नहीं आती अंडर द स्टेट. In Lieutenant Governor of Delhi versus B.K. Sodhi, the issue of whether State Council of Education Research and Training, that means SCERT, is a state within the meaning of Article 12 of the Constitution or not. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइंड आउट किया no government interference or control either financially, functionally or administrating in the working of the council. So जो SCERT है वो स्टेट की डेफिनेशन में अंडर आर्टिकल 12 नहीं आती. In case of Sanjay Bahal versus Union of India and other, this case dealt with the issue of immunity enjoyed by United Nations organization under the United Nations Privileges and Immunities Act 1947. Delhi High Court in May 2019 declared that UNO is not a state defined under Article 12 of the Constitution of India. The National Commission to Review the Working of the Constitution 2002 has recommended that in Article 12 of the Constitution the following explanation should be added. जो National Commission था जो रिव्यू कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग को इन 2002, उन्होंने रिकमेंड किया कि आर्टिकल जो 12 है उसमें हमें वर्डिंग ऐड करनी चाहिए. In this article, the expression other authority shall include any person in relation to, such as
इट फंक्शन विच आर ऑफ पब्लिक नेचर। उन्होंने बोला कि इसमें आप वर्डिंग ऐड कर दो जिसमें ये कहा जाए कि कोई भी अथॉरिटी जो है वो अदर अथॉरिटीज की डेफिनेशन में आ जाएगी जो पब्लिक नेचर का फंक्शन जो है परफॉर्म कर रही है। तो ये तो थी सारी की सारी आर्टिकल 12 के बारे में नॉलेज, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं कौन से नहीं आती हैं, सुप्रीम कोर्ट का इस पे समय समय पर क्या व्यू रहा है, ये तो सारा आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और मैं आपको फिर से मिलूंगी एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए शुक्रिया।